सो हेलो एस्पिरेंट्स। आज इस नावल डिस्कशन सेक्शन के अंतर्गत हम देखेंगे बाहुबली की जो सेकंड बुक है उसे। इसका नाम चतुरंगा है और आनंद नीलकंठन जी ने इसे लिखा है। तो जो हमने पहली बुक का डिस्कशन किया था वो 2 वीडियोस के अंतर्गत हुआ था, काफ़ी लंबा डिस्कशन था वो। और उसमें हमने देखा था कि ना ही केवल स्टोरी देखी थी हमने, बल्कि साथ ही साथ ये भी समझने की कोशिश की थी कि वैसी स्टोरीज़ को या वैसे बुक को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं यूपीएससी के अंतर्गत। यही चीज़, यही प्रक्रिया, यही क्रम हम इस नावल के अंतर्गत भी अपनाएंगे, लेकिन बस अंतर ये हो जाएगा कि मैं अब ये चाह रहा हूँ कि कम से कम जो स्टोरी का पार्ट है उसका डिस्कशन कम हो और यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका डिस्कशन ज़्यादा हो, उसकी चर्चा ज़्यादा हो, ताकि ठीक ठाक तरीके से हमें चीज़ें समझ में आ सके कि ऐसी किताबों के अंतर्गत जो निहित मूल्य होते हैं, जो कैरेक्टर्स के अंतर्गत जो हम वैल्यूज़ समझते हैं, सीखते हैं, उसे कैसे यूज़ कर सकते हैं हम अपने डेली लाइफ के अंतर्गत, यूपीएससी एग्जामिनेशन के अंतर्गत। पहले जो नावल था उसका नाम था राइज ऑफ शिवगामी और उसका डिस्कशन ऑलरेडी हम लोगों ने 2 वीडियोस में देख लिया, जैसा मैंने पहले बता चुका हूँ। यदि आपने वो डिस्कशन नहीं सुना है तो आप जाके प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको ये बुक ठीक ठाक तरीके से समझ में आ सके कि आखिरकार इस बुक में चल क्या रहा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं डिस्कशन। देखिए, हम जो डिस्कशन इस बार करेंगे वो जो कैरेक्टर्स हैं, प्रमुख कैरेक्टर्स हैं, उन्हीं के इर्द गिर्द करेंगे, ताकि जल्द से जल्द ये स्टोरी हम समाप्त कर सकें और जो मेन डिस्कशन होने चाहता है, जो मेन डिस्कशन होना चाहिए, मैं कहूँ कि यूपीएससी के संबंध में, उसे देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला मुख्य कैरेक्टर था वो शिवगामी देवी था। तो आप यदि शिवगामी देवी से परिचित होंगे ही, यदि आपने वो वीडियो देखा होगा पहले का, और इसी के साथ साथ बाहुबली जो मूवी देखी होगी उससे भी आप परिचित होंगे शिवगामी देवी से। देखिए, शिवगामी देवी जिस तरीके से वहाँ पे स्टोरी एंड हुई थी कि राजा सोमदेव ने अब शिवगामी को ना सिर्फ भूमिपति बना दिया था, एक बड़ा ओहदा दिया था, बल्कि साथ ही उन्हें यह भी कहा था कि शिवगामी को उनके अंकल की हत्या करनी होगी, जिनका नाम है थिम्मा। ये राजा सोमदेव ने शिवगामी को कहा था। तो शिवगामी, कुल मिला के ये समझिए कि थिम्मा की यहाँ पर हत्या हो जाती है। शिवगामी ना चाहते हुए भी थिम्मा को मार देती है। थिम्मा खुद ही बोलता है शिवगामी को कि तुम मुझे मार दो, और अंततः शिवगामी उसे मार देती है थिम्मा को। थिम्मा की जो बेटी अखिला वो उसी दरबार में प्रस्तुत होती है, उसी दरबार में उपस्थित रहती है जहाँ पर अंकल थिम्मा, शिवगामी जहाँ अपने अंकल की हत्या कर रही है। अखिला 5 साल की ही है और ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है कि शिवगामी ऐसे कैसे कर सकती है, उसके पिता को वो कैसे मार सकती है। और यहाँ पर क्या होता है, अखिला अनाथ हो जाती है और अखिला को अब अनाथ गृह, जो रॉयल ऑर्फनेज है, वहीं भेज दिया जाता है। शिवगामी बहुत समझाने की कोशिश करती है अखिला को कि वो उसके साथ चले। जिस तरीके से वो समझ रही है, अखिला समझ रही है कि शिवगामी ने अपने पद के लिए थिम्मा का खून कर दिया, थिम्मा की हत्या कर दी, वैसा कुछ भी नहीं है। शिवगामी चाहती है कि अखिला उसके साथ रहे, लेकिन अखिला बिल्कुल भी नहीं मानती। अखिला बोलती कि वो अनाथ गृह में रहेगी, रॉयल ऑर्फनेज में रहेगी, शिवगामी का वो मुंह भी नहीं देखना चाहती। ब्रिहनल्ला जो हमने पिछले पार्ट में देखा था कि वो आके शिवगामी को बचाती है, अब शिवगामी और ब्रिहनल्ला दोनों साथ हो गए हैं और दोनों के दोनों चाहते हैं कि माहिष्मती साम्राज्य का अंत हो जाए। सोमदेव के खिलाफ दोनों षड्यंत्र रच रहे हैं। रूपका, देखिए रूपका एक करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर है और शिवगामी जब भूमिपति बन जाती है, जब इतने बड़े ओहदे पर पहुंच जाती है, तो कई बार रूपका उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। रूपका ये बोलता है कि शिवगामी तुम तो केवल एक औरत हो, या तुम केवल अभी महज एक लड़की हो। इस तरीके से उसका काफ़ी मजाक उड़ाने की कोशिश करता है। इस कैरेक्टर को मैंने अभी यहाँ पर इसलिए लाया है ताकि हम जब बाद में यूपीएससी के संबंधित डिस्कशन करेंगे तब ठीक ठाक तरीके से आपको चीज़ें समझ में आ सके। तो इस कैरेक्टर को याद रखिएगा, रूपका को। महादेव कौन है? महादेव राजा सोमदेव का बेटा है, जो कि बहुत नैतिक है, काफ़ी एथिकल है। और इस पर्टिकुलर बुक में ये दिखाया गया है कि महादेव को शिवगामी से प्यार है। देखिए, महादेव को शिवगामी से प्यार तो फर्स्ट बुक से ही था, लेकिन अब शिवगामी भी महादेव से प्यार करने लगी है। यही चीज़ दिखाई है कि शिवगामी और महादेव के प्रेम को यहाँ पर दर्शाया गया है इस कैरेक्टर के संबंध में। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, गुंडू रामू। देखिए, गुंडू रामू यदि आपको याद होगा पिछली किताब में, तो ये 10 वर्ष का बालक है और शिवगामी जब रॉयल ऑर्फनेज में थी, यानी अनाथ गृह में थी, तो गुंडू रामू उसे वहाँ मिला था।
गुंडू रामू शिवगामी को अपनी बहन के रूप में देखता है, बड़ी दीदी के रूप में देखता है। उसके लिए शिवगामी अक्का है। देखिए, यदि आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो मैं ये बता दूं, साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में बड़ी बहन को अक्का कहा जाता है। कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर अक्का काफ़ी फेमस है ये शब्द। तो गुंडू रामू शिवगामी को शिवगामी अक्का मानता है। गुंडू रामू अगवा हो गया है। शिवगामी जिस किताब को लेने के लिए स्कंददास के कमरे में आई थी, वो किताब भले शिवगामी को मिल गई थी, लेकिन अब वो किताब किसके पास है? गुंडू रामू के पास है। शिवगामी ने वो किताब गुंडू रामू को दे दी थी, एक तरीके से ये कहकर कि गुंडू रामू उस किताब को पुनः अनाथ गृह में ले जाए, रॉयल ऑर्फनेज में ले जाए, और वहीं पर शिवगामी उससे वो किताब लेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि गुंडू रामू को कुछ लोग अगवा कर लेते ताकि वह उसे गौरी पर्वत में लेके जाए, गौरी पर्वत में लेकर चले जाएं, जहाँ पर गौरी कंटक स्टोन्स, जैसे मैंने पहले बताया था, गौरी कंटक स्टोन्स के लिए वो क्या करते हैं? रैट होल माइनिंग करवाते हैं। तो यहाँ पर वो बच्चों को अगवा करते हैं, और उन्हीं बच्चों में उन्होंने गुंडू रामू को भी अगवा कर लिया है ताकि वो गौरी पर्वत में लेके जाकर गुंडू रामू से रैट होल माइनिंग करवा सके और वहाँ से वो पत्थर निकाल सके। तो गुंडू रामू के पास किताब तो है ही है, साथ ही साथ गुंडू रामू अब कहानी में ये दिखाया गया कि गौरी पर्वत में पहुँच गया ताकि वहाँ पर रैट होल माइनिंग जो होती है वो कर सके। अब देखते हैं कि करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स की कहानी क्या चल रही है। देखिए, इस कहानी में ये साफ साफ बताया गया है कि जो राजा सोमदेव है पूरी तरीके से भ्रष्ट है। राजा सोमदेव, जैसे पिछली बुक में ये चीज़ क्लियर नहीं थी कि राजा सोमदेव को गौरी कंटक स्टोन्स के बारे में पता है या नहीं, कि बच्चों के द्वारा वो माइनिंग करवाई जाती है। लेकिन यहाँ पर साफ साफ पता चल जाता है, साफ साफ बताया जाता है कि राजा सोमदेव को ये पता है कि बच्चों के द्वारा ही रैट होल माइनिंग हो रही है, और राजा सोमदेव की भी उसमें हामी है। तो यहाँ पर यह दर्शाया जा रहा है कि जो राजा ही है, जो सबसे बड़ा शासक है माहिष्मती साम्राज्य का, वही करप्ट है। दूसरा रुद्र भट्ट, ये भी एक भ्रष्ट प्रशासक है। जैसे हमने पिछले जो सेशन था हमारा इस बुक को लेकर, उसमें देखा था कि रुद्र भट्ट, पट्टाराया, ये कुछ प्रमुख करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स थे माहिष्मती साम्राज्य के। तो रुद्र भट्ट चीफ प्रीस्ट है, यानी कि मुख्य पंडित है माहिष्मती का। और ये क्या करता है, ये किस तरीके से भ्रष्ट है? ये बच्चों की आहुति देता है काली माता के समक्ष। ये बोलता है कि इस तरीके की आहुति देकर ही जो आपके संकट हैं, वो पूरे संकट हैं वो ख़त्म हो पाएंगे, माहिष्मती साम्राज्य आगे बहुत तीव्रता से बढ़ेगा। इस तरीके की बातें कह कर लोगों को गुमराह करता है और बच्चों की आहुति देता है। तो यहीं पर वो अंततः क्या करने वाला होता है? अखिला, अखिला कौन है? थिम्मा की बेटी, शिवगामी की बहन, मुँह भोली बहन। तो अखिला की आहुति देने ही वाला होता है, लेकिन शिवगामी आकर उसे पकड़ लेती है और उसे अपनी कैद में ले लेती है, रुद्र भट्ट को। पट्टाराया की जहाँ तक बात है, तो पट्टाराया भी एक करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर ही है। लेकिन पट्टाराया अब क्या करता है? माहिष्मती छोड़ के वो जो माहिष्मती का शत्रु देश है कदारी मंडलम, उससे जाकर मिल जाता है ताकि माहिष्मती साम्राज्य को बर्बाद कर सके। ये करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर की यहाँ पर स्टोरी थी। अब जो अंततः ये लास्ट चैप्टर है इस पूरे कहानी का, इस पूरे बुक का लास्ट चैप्टर में ये दिखाया जाता है कि रुद्र भट्ट जब अखिला की आहुति देने वाला होता है, तभी शिवगामी आ जाती है और रुद्र भट्ट को अपनी कैद में ले लेती है। शिवगामी को पता है कि जो राजा है वो करप्ट है। राजा को पता भी है कि किस तरीके से माइनिंग हो रही है, बच्चों का उसमें इस्तेमाल हो रहा है। और शिवगामी को ये चीज़ पता चल जाती है कि राजा भ्रष्ट है, और यदि राजा के पास हो जाएगी रुद्र भट्ट को लेकर कि रुद्र भट्ट किस तरीके से बच्चों की आहुति दे रहा है, तो शायद कहीं राजा रुद्र भट्ट को सज़ा ना दे। तो इसलिए शिवगामी यहाँ पर रुद्र भट्ट को मार देती है, और जब वो मारने लगती है रुद्र भट्ट को, वो जिंदा जलाती है शिवगामी, ताकि रुद्र भट्ट को उसकी जो उसने पाप किए इतने सारे, उसकी ठीक ठाक तरीके से सज़ा मिल सके। यहाँ पर क्या होता है, जब वो जिंदा जलाती रहती है रुद्र भट्ट को, तो महादेव उसे देख लेता है और अपने सैनिकों को बोलता है, महादेव, कि शिवगामी को अरेस्ट कर लो, शिवगामी को गिरफ्तार कर लो। महादेव कौन है? महादेव राजा सोमदेव का बेटा है, जो कि शिवगामी से प्रेम करता है। कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो चलिए, अब कहानी ख़त्म हो गई है। यूपीएससी से संबंधित अब हम देखते हैं कि किस तरीके से इस चीज़ का इस्तेमाल यूपीएससी में किया जा सकता है। देखिए, हमने जब लास्ट वीडियो देखी थी, पार्ट 2 देखा था पिछले वीडियो का, पिछली बुक का, पिछली किताब का, तो उसमें देखा था, उसमें भी हमने कई वैल्यूज़ समझी थी कि शिवगामी देवी से क्या सीखा जा सकता है, माहिष्मती साम्राज्य से क्या सीखा जा सकता है। वो तो वैल्यूज़ हैं ही हैं,
लेकिन यहाँ पर कुछ अन्य वैल्यूज़ भी सामने आती है। उदाहरण के तौर पर जो शिवगामी देवी वो वुमेन एडमिनिस्ट्रेटर है, लेकिन एक महिला प्रशासक के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार किया जाता है। जब आप रूपका, जैसे मैंने पहले बताया था कि रूपका को याद रखेगा, रूपका जिस तरीके से गलत व्यवहार करता है शिवगामी के साथ, क्योंकि महज वो एक महिला है, रूपका उसे ठीक ठाक तरीके से इज्जत नहीं देता है, उसका मजाक उड़ाता है भरी सभा में। तो ये दर्शाता है कि जो छोटे प्रशासक भी होते हैं, सबऑर्डिनेट्स भी जो होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वुमेन एडमिनिस्ट्रेटर यदि हैं, उन्हें ठीक ठाक तरीके से इज्जत नहीं देते हैं, उनकी बात नहीं मानते हैं। तो ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि वुमेन एडमिनिस्ट्रेटर जो हैं, महिला प्रशासक जो है, वो ठीक ठाक तरीके से कड़ाई के साथ अपने जो उन्होंने नियम बनाए हैं या कानून बनाए हैं उसका पालन वो ठीक तरीके से करवाएं, सख्ती के साथ। यहाँ पर घबराना नहीं है कि यदि कोई सबऑर्डिनेट्स हैं वो अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं या फिर वो मजाक उड़ा रहे हैं क्योंकि आप एक महिला हैं, बिल्कुल उस तरीके से वहाँ पर घबराना नहीं। उस स्थिति में आपको सहज होकर और सख्त होकर अपने नियमों का पालन करवाना है। जैसे शिवगामी देवी से आप ये चीज़ सीख सकते हैं कि उन शिवगामी देवी में जिस प्रकार का डिटर्मिनेशन है कि वो अपराइट रहेगी हमेशा, चाहे लोग कितना भी मजाक उड़ाएं उनका, वो डिटर्मिनेशन है उनमें, ऑनेस्ट है वो, और जो बोलते हैं ना फोर्टिट्यूड, करेज, साहस, ऐसी भावनाएं उनके अंतर्गत है। तो ये जो महिला एडमिनिस्ट्रेटर, महिला प्रशासक होने वाली हैं भावी समय के अंतर्गत, वो इस चीज़ से ये वैल्यू सीख सकते हैं। और जो पुरुष प्रशासक होने वाले हैं उन्हें भी ये चीज़ सीखनी चाहिए कि यदि महिला प्रशासक है तो उन्हें भी ठीक ठाक तरीके से सीरियसली लिया जाए उनकी बातों को। ऐसा नहीं है कि वो महिला प्रशासक है तो मजाक उड़ाने लग जाए। दूसरी चीज़, रुद्रभट्ट के संबंध में शिवगामी देवी को लेकर सीखी जा सकती है। शिवगामी देवी साफ साफ ये कहती है कि यदि जो शासक है, सर्वोच्च शासक है, यदि वो ही भ्रष्ट है, तो ऐसे में जो ऑफिशियल्स होते हैं उन्हें खड़ा होना पड़ेगा और न्याय करना पड़ेगा। व्हेन किंग इज करप्ट, ऑफिशियल्स नीड्स टू स्टैंड एंड डू जस्टिस। ये शिवगामी देवी बोलती है तब जब रुद्रभट्ट को पकड़ लेती है। रुद्रभट्ट जब बच्चों की आहुति देता रहता है, रुद्रभट्ट को पकड़ती है और रुद्रभट्ट को जब वो जिंदा जलाती है, सज़ा देती है, तब वो ये स्टेटमेंट पहले बोलती हैं कि यदि किंग भी करप्ट है, व्हेन किंग इज़ करप्ट, ऑफिशियल्स नीड टू स्टैंड एंड डू जस्टिस। तो आप ये मूल्य यहाँ से सीख सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि राजा सोमदेव के संबंध में हम देखते हैं, ये हमने पहले भी देखा था पिछले वीडियो के अंतर्गत, लेकिन अब भी देखते हैं कि आखिरकार राजा सोमदेव से हमें क्या सीखने के लिए मिलता है। देखिए, राजा सोमदेव सबसे सर्वोच्च प्रशासक है माहिष्मती साम्राज्य का। माहिष्मती साम्राज्य में दासता है, यानी स्लेवरी है, और जो सबसे बड़ा क्राइम हो रहा है वो है बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है रैट होल माइनिंग के अंतर्गत। तो यदि राजा सोमदेव को ये चीज़ नहीं पता है कि उसी के प्रशासन में रैट होल माइनिंग बच्चों के द्वारा करवाई जा रही है, तो उसे इनकम्पिटेंट माना जाएगा, यानी कि वो अयोग्य है शासक बने रहने के लिए। और यदि उसे पता है, राजा सोमदेव को ये चीज़ पता है कि बच्चों के द्वारा ही माइनिंग करवाई जा रही है, तो ऐसे में ये माना जाएगा कि उनकी हामी है, यानी वो चाहते हैं कि वैसी माइनिंग हो, और इस तरीके से बोला जाएगा कि वो करप्ट हैं, वो भ्रष्ट हैं, और इस तरीके से वो तब भी माहिष्मती साम्राज्य के शासक बने रहने के योग्य नहीं है। एक शासक के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सर्वोच्च नैतिक मूल्य पर चले। यदि आप चाणक्य के अर्थशास्त्र को भी पढ़ेंगे तो चाणक्य ने साफ साफ ये चीज़ लिखी है कि यदि जो सर्वोच्च शासक होगा, यदि वो ही नैतिक नहीं होगा, यदि वो ही सत्यनिष्ठा या ईमानदारी का पालन नहीं करेगा, तो पूरे के पूरे राज्य के अंतर्गत जंगल राज या मत्स्य न्याय जिसे बोलते हैं वो आ जाएगा। तो आप यहाँ पर चाणक्य की बात को भी देख सकते हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत कि राजा को बहुत ज़रूरी कि उसे नैतिक होना चाहिए। तो यहाँ से ये चीज़ें सीखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट हम देखते हैं माहिष्मती साम्राज्य। देखिए, माहिष्मती साम्राज्य आप देखेंगे उसमें स्लेवरी है, करप्ट ऑफिसर्स यानी भ्रष्ट लोग हैं, जैसे कि रूपका है,
ठीक है। उसी तरीके से पट्टर आया है, रुद्र भट्ट है जो पंडित है और बच्चों की आहुति देता है, करप्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं। और बच्चों के द्वारा बच्चों से जिस तरीके का काम करवाया जा रहा है माहिष्मति में, वो दर्शाता है कि माहिष्मति भले ही ऊपरी तौर पर नज़र आ रहा हो कि काफ़ी समृद्ध है, लेकिन अंदरी तौर पर वो काफ़ी खोखला है। और जिनकी नींव खोखली होती है वो साम्राज्य काफ़ी दिनों तक नहीं टिकते। तो आप ऐसे में इस प्रकार के फेल्ड स्टेट्स का उदाहरण देख सकते हैं। इराक में भी कुछ इसी प्रकार की समस्याएं थी, सीरिया, लीबिया या अफगानिस्तान वर्तमान समय में यही कुछ समस्याएं इन राज्यों में भी या इन देशों में भी नज़र आती है जो माहिष्मति के अंदर थी, माहिष्मति के अंतर्गत थी, और ये फेल्ड स्टेट्स हैं। तो इवन जो ये है शिवगामी देवी है, वो भी ये बोलती है कि बहुत जल्द माहिष्मति साम्राज्य का अंत हो जाएगा, क्योंकि जिस नींव पर माहिष्मति टिका हुआ है वो अनैतिक नींव है। तो आप ये समझिए कि जो भी वर्तमान समय में यदि हम इसका कंपैरिजन करें, यदि राज्यों में इस प्रकार की अनैतिकताएं होंगी तो वो राज्य काफ़ी आगे तक नहीं जा सकते, वो बहुत जल्द असफल हो जाएंगे, फेल्ड स्टेट्स के रूप में देखे जाएंगे। तो ये उदाहरण आप दे सकते हैं यहाँ पर। और अंतिम बात जो है, जो अंतिम डिस्कशन मैं चाहता हूँ, वो है गुंडू रामू के संबंध में। देखिए, गुंडू रामू को यहाँ पर मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ अंतिम तौर पर, क्योंकि गुंडू रामू यहाँ पर आपको कई वैल्यू सिखाएगा। गुंडू रामू शिवगामी अक्का पर बहुत भरोसा करता है। जब अन्य लोग भी उसे बोलते हैं कि शिवगामी अक्का उसे बचाने नहीं आएगी, जब गुंडू रामू पर्वत पर है, गौरी पर्वत पर है, रैट होल माइनिंग करने के लिए अंदर जा रहा है, तब कई लोग बोलते हैं उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, उसकी मृत्यु यहीं पर हो जाएगी। लेकिन गुंडू रामू को पूरा भरोसा कि नहीं, एक दिन शिवगामी अक्का ज़रूर आएगी। लोग बोलते हैं शिवगामी अक्का कौन है तेरी, क्या कोई बहुत बड़ी अधिकारी है, वो भी नहीं आएगी। वो बोलते हैं नहीं, वो शिवगामी अक्का जो है वो अम्मा गौरी है। अम्मा गौरी यहाँ की गॉडेस है, माहिष्मति देवी, माहिष्मति साम्राज्य की। तो गुंडू रामू को इतना भरोसा है, माहिष्मति साम्राज्य की अम्मा गौरी गॉडेस है, और शिवगामी अक्का को गुंडू रामू अम्मा गौरी के रूप में देखता है। तो देखिए, यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि आप ये वैल्यू सीखिए, फेथ यानी कि भरोसा और ट्रस्ट। आप इसे यूपीएससी में कैसे कनेक्ट करेंगे? देखिए, जब आपकी यूपीएससी की जर्नी होगी तो उसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई उतार चढ़ाव आएंगे, और कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो नकारात्मक टिप्पणी आप पर करेंगे। वो आपको बोलेंगे कि नहीं, आप सफल नहीं हो पाओगे। कई बार ऐसा होगा कि आपके अंदर जो आपकी अंतरात्मा होगी, कई बार वो खुद को धुतकारेगी कि आप इस एग्जामिनेशन में सफल नहीं हो सकते। कई बार ऐसी चीज़ें आएंगी, लेकिन वहाँ पर आपको घबराना नहीं है, विश्वास रखना है, भरोसा रखना है कि एक दिन आप इस एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे और आईएएस अधिकारी बनेंगे। जिस तरीके से गुंडू रामू को भरोसा है शिवगामी अक्का पर कि वो एक दिन ज़रूर आएगी, आपको भी कुछ इसी तरीके से इस जर्नी को इसी फेथ और इसी ट्रस्ट के साथ पूरा करना है। तो मैं आशा करता हूँ अब आपको ठीक ठाक तरीके से चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड प्लेटफॉर्म पर पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।